हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। ऑफलाइन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा आपको पढ़ाई अपनी किस तरह से करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। जो बच्चे मई के अंदर 4th या 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, वो जो आप एग्ज़ाम दोगे वो किसी भी मीडियम में दे सकते हो, या तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका चोज़न मीडियम कौन सा है। आपने क्या अगर इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया हुआ है तो आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर आपका एडमिशन हिंदी मीडियम का है तो आप इंग्लिश में कोई पेपर देना चाहते हो तो दे सकते हो। लेकिन बस एक चीज़ दिमाग में रखना कि जो भी पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो पूरा पर्टिकुलर पेपर आप एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करोगे, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। और दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि चारों पेपर आपको एक ही मीडियम में करने हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक पॉलिटिकल साइंस है, एक हिस्ट्री, अगर आप चाहते हो पॉलिटिकल साइंस हिंदी में देना तो दे सकते हो, और हिस्ट्री को इंग्लिश में देना चाहते हो तो दे सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि एक पर्टिकुलर पेपर किसी एक लैंग्वेज में ही आप अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा दूसरा डाउट एक और है, आपका जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ये बात मैं आपको वीडियो में बता चुका था, और इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं वो 30 हैं। 75 में से 30 मार्क्स आपको लाने हैं एटलीस्ट। हालांकि आपकी जो मार्कशीट आती है उसमें मार्किंग सिस्टम नहीं है, पूरा ग्रेडिंग सिस्टम उन लोगों ने किया हुआ है। तो कितने मार्क्स आए ये तो पता लगता नहीं है, लेकिन फिर भी 75 मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा उसमें से 30 मार्क्स आपको लाने होंगे अपने पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है जी। और एडमिट कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब सबसे पहली चीज़ होती है कि हम पढ़ाई के लिए रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढें। देखो यार, जो आपके स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अब मैं यहाँ पे सभी की बात कर रहा हूँ, एसओएल हो, रेगुलर हो या एनसीएफ हो, इन सभी के लिए एक शॉर्टकट तरीका आजकल निकला हुआ है, यानी काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, वो है 10 ईयर्स का। बच्चे 10 ईयर्स परचेज करते हैं, उसमें से पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं। लेकिन आपको 10 ईयर्स परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इससे पहले एक और चीज़ आपको अपने आप से खुद से पूछनी चाहिए कि आप जो ये ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसको करने के बाद आपका फर्दर गोल क्या है। क्या आपके मन में ये चीज़ है कि मुझे ग्रेजुएशन में अपनी परसेंटेज एटलीस्ट इम्प्रूव करनी है? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 60% मेंटेन करना चाहते हैं, जिनको आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन में 60% की या 55 की। तो क्या वो आपको मेंटेन करना है? और अगर मेंटेन करना है तो आप अपना पहले प्रीवियस स्कोर देखिए, अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स का स्कोर्स देखिए कि कितना स्कोर्स मेरा प्रीवियस सेमेस्टर में है और मुझे इस सेमेस्टर में कितना स्कोर करने की ज़रूरत है, सो दैट मेरा जो एग्रीगेट परसेंटेज का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, ये सब फैक्टर्स आपको पहले ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद आपको डिसीजन पे पहुंचना है कि 10 ईयर्स में से सिर्फ पढ़ाई करूं या उसके अलावा भी मैं दूसरे मटेरियल देखूं। अब एक्चुअल में जो 10 ईयर्स की बात हो रही है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। एक बार थोड़ा सा और आपको ओवरव्यू दे दूं। 10 ईयर्स का जो मोटो होता है वो सिर्फ ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, एक तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दो मेन काम ये 10 ईयर्स के होते हैं। और तीसरा काम जो एक्चुअल में आप लोगों का काम है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या क्वेश्चन पेपर का आपने पैटर्न समझ लिया, अब उसके जो आंसर्स हैं वो कहाँ से आपको पढ़ने हैं। बहुत से बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं कि सर मुझे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर की, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 6 सेमेस्टर की, या इंग्लिश ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम 6 या 4th सेमेस्टर की बेस्ट रेफरेंस बुक्स बता दीजिए। देखो, मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट को जो बेस्ट रेफरेंस मटेरियल होता है वो बता चुका हूँ मैं। अब बात ये आती है कि जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, खासकर बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट, उनके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती जिसमें सारा सिलेबस उनका कवर हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए मैं टीएन छाबड़ा की बुक परचेज करता हूँ। इस बुक के अंदर मुझे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स की जितनी भी 4-5 यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट्स सिर्फ इसी एक बुक में मिल जाएंगी। लेकिन वहीं अगर मैं इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री 2 की बात करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऐसी बुक मिलना जिसमें इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे यूनिट्स एक साथ उस बुक में कवर हो जाएं, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। हो सकता है बुक उसकी आती हो, राइटर्स ने निकाली हो, लेकिन इसके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं कि कोई ऐसी बुक आपको मिल जाए ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की जिसमें आपका सारा सिलेबस एक साथ कवर हो जाए।
अब इसका अल्टरनेट क्या है? अब या तो अल्टरनेट ये है कि आप अलग अलग बुक परचेज कर लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। हर यूनिट वाइज आप दूसरी बुक परचेज कर रहे हो। इंग्लिश ऑनर्स का भी यही हिसाब है, बिकॉज उसमें तो पोइट्री होती है, अलग अलग नॉवेल्स होते हैं, तो आपको अलग अलग नॉवेल्स परचेज करनी होंगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन सिंपल सा है दोस्तों, आप अपनी 10 ईयर्स परचेज करिए। अब पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिर आप लोग सोचिएगा। आप 10 ईयर्स परचेज करें, जो भी आपको बुक्स मिल रही है, ऐसी बुक जिसमें एटलीस्ट सारा मटेरियल हो। अब 10 ईयर्स जो होते हैं उसमें सारा मटेरियल होता है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आप देखिए, और उन क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है वो आपको आप सोचनी है कहाँ से करूँगा प्रिपरेशन करने के लिए आप 10 ईयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो एक लिमिट तक। हर एक क्वेश्चन 10 ईयर्स में अच्छा नहीं होता है, मोस्टली क्वेश्चन 10 ईयर्स में एक्यूरेट नहीं होते हैं। इस चीज़ को जितना जल्दी आप लोग समझ जाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग ये सोचते हो कि यार नहीं, सिर्फ 10 ईयर्स ही मेरे लिए वरदान है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करूँगा, 10 ईयर्स पढ़ के ही मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स ले आऊँगी या ले आऊँगा, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, ग्रेजुएशन मैंने भी करी है, 10 ईयर्स मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन जितना मुझे आइडिया है 10 ईयर्स सिर्फ 10 ईयर्स से पढ़ के हो सकता है आप पास हो जाओ, 40-50% आपके आ जाएं। लेकिन अगर आपको एक ग्रेजुएशन को, एक अपने टॉपिक को समझना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 10 ईयर्स से काम नहीं चलेगा। अब उसके लिए आपको करना क्या है? अब ना तो कोई ऐसी बुक आ रही है आपके पास जिसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो, आप लोगों को क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सपोज करो आपके 4 यूनिट हैं या 5 यूनिट हैं, हर यूनिट में से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आप देख लो कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिए, उसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अब वो कॉन्सेप्ट आप कहाँ से समझोगे? अब फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में एक टॉपिक है, आप ये समझ लो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है। अब WTO के बारे में आप खुद से समझने की कोशिश करिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है। आप यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल देखोगे या WTO सर्च करोगे ना, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। आपको सारी वीडियोस नहीं देखनी है, सिर्फ 2 से 3 वीडियो देखो उस टॉपिक की। आप उस वीडियो को 2 से 3 वीडियोस को देख लोगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे WTO समझ में आ गया है, अब इस WTO को अगर मुझे आंसर्स में कन्वर्ट करना है, अगर सपोज करो 10 मार्क्स का WTO का क्वेश्चन आया, उसे क्वेश्चन 18 मार्क्स का आएगा और 18 मार्क्स में सिर्फ WTO के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जस्ट WTO के बारे में आपको आंसर्स लिखना है, तो आप उसका पहले से ही आंसर्स लिखने की कोशिश करोगे यार WTO का क्या होता है, उसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ हुई, उसके पार्टिसिपेंट कौन कौन हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका मेन एम क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसके सक्सेसफुल मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उसकी जो सक्सेसफुल रही हों WTO की, वो क्या हैं, उसकी मीटिंग्स कैसे होती हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लिख सकते हो बनाकर। तो ये करने की कोशिश करो। और लैंग्वेज तो पूरा कंट्रोल आपके पास है, इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, ये पूरा कंट्रोल आपके पास ही है। अब जैसे इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें कोई भी टॉपिक है, आप उस टॉपिक को पढ़ो। आप अगर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उस ट्यूटोरियल की मदद से आप समझो कि उस चीज़ में क्या एक्चुअल चीज़ हुई है, उस टाइम पर हिस्ट्री जो भी आप पढ़ रहे हो उस टाइम पर एक्चुअल में हुआ क्या है, उसको आपने समझ लिया। अब उसको लिखने की कोशिश करो। जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपके मन में वो चीज़ नहीं बैठेगी। हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ रट कर नहीं पढ़ा जाया जा सकता, आपको लिखना पड़ेगा खुद से। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने पिछले 2 साल में जैसे तैसे निकाल दिए, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ आप ये समझ रहे हो कि नहीं मैं सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के कॉन्सेप्ट समझ जाऊँगा तो मैं लिख कर आ जाऊँगा। नहीं, उससे पहले भी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी कि जो कॉन्सेप्ट मैंने समझा है उसको एक्चुअल में मैं लिखूँ कैसे। जैसे WTO की ही मैंने बात करी थी, या फिर हम बीकॉम में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आ जाते हैं। लाइक अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके पास है या कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, तो जो भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है उसको आपको शुरू से समझना होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी 8 मार्च है और लगभग 2 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। 60 दिन का टाइम है। 60 दिनों में आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो 15-15 दिन आपको एक सब्जेक्ट को देने, और 15 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, इट मीन्स आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन कवर कर सकते हो 15 दिन में। एक दिन में 2 क्वेश्चन का टास्क कोई भी बड़ा टास्क नहीं है।
बेशक आप जॉब करते हो अगर, तो भी आप एक दिन में 2 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है ये। और अगर आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के यार 30 क्वेश्चन, समझ लो 30 क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर लिए, तो यार आप आराम से ऑफलाइन एग्जाम में पास हो गए, कोई रोक टोक नहीं है। अब 30 क्वेश्चन का भी क्या मतलब है, अब मान लो कि एक सब्जेक्ट है उसमें 4 यूनिट हैं, आपने 4 यूनिट में से 30 क्वेश्चन कवर करें, इट मीन्स तो आप तो एक्स्ट्रा ही कर रहे हो, आप तो जो आपको एक्चुअल करना चाहिए उससे ज़्यादा ही कर रहे हो आप। क्योंकि बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, 2 महीने बचे हैं। देखो यार, स्टडी मटेरियल, जो बच्चे ये बात बोल रहे हैं स्टडी मटेरियल नहीं है, उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ओबीई एग्जाम हुआ है, उसमें कितना आपने स्टडी मटेरियल का यूज़ कर लिया? आपने मेनली गूगल से ही देखा, आपने तो यूट्यूब पर डायरेक्ट आंसर्स आ रहे थे उसी में से देखा। तो स्टडी मटेरियल जो है वो उतना वर्थ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये स्टडी मटेरियल आ जाएगा तो उसमें से पढ़ाई शुरू कर दूंगी या कर दूंगा तो मैं पास हो जाऊंगी। आप लोग गलत सोच रहे हो। स्टडी मटेरियल की मैं यहाँ बैठकर बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि स्टडी मटेरियल के आ जाने से चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, आपको फिर भी अदर रिसोर्सेज देखना होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। कॉमर्स वाले बच्चों से मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी बुक्स मैंने आपको बता रखी हैं रेफरेंस मटेरियल, उसको अगर आपको वो बुक्स नहीं मिलती तो उसकी सेकंड हैंड बुक आप परचेज़ करो। सेकंड हैंड बुक मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। और जितने भी ये ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के बच्चे हैं, एक बार यार अपने घर से बाहर निकलो, एक बार घर से बाहर निकलो, 1 या 2 दिन के लिए मार्केट में होकर आओ। बुक्स मिलती हैं आपकी, पता कर कर आओ कि ग्लोबलाइजेशन की कोई बुक है आपके पास, एजुकेशन की कोई बुक है आपके पास, फिलोसफिकल थॉट की कोई बुक है आपके पास, ये लिटरेचर एंड ड्रामा की कोई बुक है आपके पास। अगर होती है तो परचेज कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो 10 ईयर्स परचेज कर लो। उसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि क्वेश्चंस आप लोग बनाओ कि ये क्वेश्चंस 10 ईयर्स में आ रहे हैं, इनका क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद से बनाना है। उस आंसर को बनाने के लिए आप बेशक 10 ईयर से मदद लीजिए। हर एक क्वेश्चन 10 ईयर में अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, उसमें से हेल्प लीजिए आप। और 10 ईयर परचेज करने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 10 ईयर आप परचेज करोगे तो बिल्कुल बेकार है। 10 ईयर परचेज करो, लेकिन उसको स्मार्टली उसका यूटिलाइजेशन करो। सिर्फ 10 ईयर परचेज करके उसका रट्टा मार के पेपर देने चले जाओगे तो हो सकता है पास हो जाओ, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। और अपने माइंड में ये भी चीज़ क्लियर रखो कि मुझे ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स का टारगेट रखना है। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन पास करने के लिए पढ़ रहे हो तब तो अलग बात है यार। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन में पास होने से मतलब है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो अपने इसी सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल आपको जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, उसी तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप लोग अभी अभी भी आपको ये चीज़ लग रही होगी कि यार काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे मुझे यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान रहता है कि आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो, ये करो वो करो। लेकिन एक्चुअल में आप लोग खुद से ये बात सोचना, 11 फरवरी को नोटिस आया था कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होंगे और आज 9 मार्च हो गई। तो 11 फरवरी से 9 मार्च के बीच आपने, सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कोशिश कितनी करी। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि आपने पढ़ा कितना, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछता हूँ कि 11 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच आपने कितनी बार कोशिश करी अपना जो सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को समझने की और उसको किसी भी रिसोर्स से पढ़ने की कितनी बार आपने कोशिश करी, ये खुद अपने आप से पूछना आप। और आज सिर्फ इतना काम कर लेना कि 9 मार्च को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, सिर्फ उस दिन आप कोशिश करना 2 से 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने की और उसको लिखने की। आपका मीडियम कोई सा भी हो, काफ़ी अच्छी बात है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसको लिखने की कोशिश करके देखना और उसको समझना, फिर पढ़ना कि आपने क्या लिखा है। और फिर आप नेक्स्ट डे ये सोचना कि मैंने जो प्रीवियस डे में जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, क्या उसका मुझे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। क्या मैं वो काम आज से 20 दिन पहले भी कर सकता था, कर सकती थी या नहीं। अगर कर सकते थे तो क्यों नहीं करी मैंने। डेमोक्रेटिक राइट है आपका, प्रोटेस्ट करो, जो भी आपको करना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए वो करो, लेकिन आप लोगों को साथ साथ वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी जो एक्चुअल में हो रही है, जो रियलिटी है उससे भी आपको मिलना होगा। 1 अप्रैल से दिल्ली के अंदर सारी चीज़ें खुल रही हैं, स्कूल्स जो हैं बच्चों के नॉर्मल तरीके से खुल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब भी लगता है कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी ये ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम आपके हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। ठीक है, बहुत से थंबनेल्स में यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के चांसेस बढ़ गए।
आप लोग कोशिश कर रहे हो करो, लेकिन आप लोग चीज़ों को समझो, जो चीज़ें हो रही हैं वो रियलिटी में देखो आप। प्रोटेस्ट हर साल होते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर, लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम होनी चाहिए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अभी आपका नोटिस ऑफलाइन एग्ज़ाम का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं, उसका निचोड़ सिर्फ और सिर्फ यही है दोस्तों कि आप लोग को अपना सिलेबस पता है, उसका टॉपिक आप समझो, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, चाहे आप यूट्यूब ट्यूटोरियल से करो, चाहे आप गूगल की मदद से जो भी आर्टिकल्स आते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, उन आर्टिकल्स को मर्ज करके पढ़ना शुरू करो। ये सब चीज़ें आप करोगे तो आप लोगों का खुद से ही उस जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ेगी, उस पर्टिकुलर टॉपिक्स की नॉलेज बढ़ेगी, और आप उसके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा टास्क। और यकीन मानना 2 महीने हैं अभी, और ये 2 महीने बहुत हैं। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम से एक डेढ़ महीना पहले पढ़ाई करी है, और काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि यार 2 महीने हैं कैसे पढ़ो, सब हो जाता है। आप करो थोड़ा बहुत, 20 दिन तो आपने वेस्ट कर दिए ना, अब देख लो, अब 2 महीने और बचे हैं। अब आपके हाथ में है कि इसको आपको वेस्ट करना है या फिर आपको इसको यूटिलाइज़ करना है। और अगेन मैं रिपीट करूँगा, सिर्फ एसओएल का जो स्टडी मटेरियल है वो ना आने की वजह से आप पढ़ाई रोक रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा जो भी करना है, ठीक है। जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में रोने से अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आप लोगों के हाथ में है, जो चीज़ें आप कर सकते हो, उसको एटलीस्ट करने की कोशिश करो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।